दोस्तों, ऐसे तो किताबें का जन्म पुस्तक समीक्षा के लिए हुआ है, लेकिन बहुत सारे पाठक हैं जो श्रोता हैं हमारे, वह कई उपन्यास और कहानियाँ हैं उनकी ऑडियो बुक्स की मांग कर रहे हैं। तो बहुत सभी की तो नहीं, लेकिन कुछ उपन्यास का ऑडियो बुक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। शुरुआत करते हैं। कोहबर की शर्त, केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ यह एक उपन्यास है। इसी के ऊपर नदिया के पार और हम आपके हैं कौन नामक मूवी बनी थी। यह उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, प्रेम कथा है, यह दुखांत प्रेम कथा। चलिए इसको आज सुनते हैं। खंड 1। कचहरी से काका को 4 बजे फुर्सत मिली। 3 बजे मुकदमे की पेशी हुई, 4 बजे तक बहस। बाहर निकलते ही वकील से विदा मांगी और गाड़ी पकड़ने स्टेशन की ओर लपके। स्टेशन पहुंचते पहुंचते पसीने से नहा गए। पूरब वाली 5 बज्जी प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, बैठने को जगह खोजने लगे। रोज की तरह सांझ को घर लौटने वाले मुकदमेबाज और बिना टिकट चलने वाले स्कूली लड़कों से बलिया से पूरब जाने वाली यह गाड़ी खचाखच भर गई थी। सारी भीड़ 5 स्टेशनों तक की थी। पहले स्टेशन बांसडीह पर ही भर भराकर भीड़ उतर जाती है, लेकिन काका को 3 स्टेशन रेवती तक जाना था। पूरी गाड़ी के 2 चक्कर लगाने के बाद बड़ी कठिनाई से एक डब्बे में खड़े होने की जगह मिली। जगह तो मिली, लेकिन गर्मी के मारे खड़ा रहना भी कठिन लगने लगा। अंगोछे से हवा करते चुपचाप बाहर देखते रहे। गाड़ी चली तब जान में जान आई। बांसडीह के बाद सहतवार, फिर रेवती आया। काका उतरे तो दिन डूबने में अभी 1.5 घंटे की देर। स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरब दक्षिण के कोण पर गढ़सा बसा हुआ गांव बलिहार दिखाई देने लगता है। धरती तो 2 ही कोस की है, लेकिन चलाती बहुत है। स्टेशन से चौबे छपड़ा के बीच का चौड़ा सपाट ताल जल्दी कटता ही नहीं। आजकल तो रामपुर के सामने भरी हुई नदी सोना पार करनी पड़ती है। अगर नाव न मिली तो देह के सारे कपड़े सिर में लपेट तैरना पड़ता है। अंजोर रहते अगर पहुंच गए तब भी गनीमत रहती है, नहीं तो संझलौके में इस उफनती हुई नदी को देखकर हिम्मत छूट जाती है। भादों की सांझ का कौन ठिकाना। बादल उमड़े तो पहले ही घटा घिर आई। फिर काका को रात में रतौंधी होती थी। प्लेटफॉर्म पे उतरकर एड़ी के बल उचक उचक कर काका ने उतरे हुए लोगों को ध्यान से देखा, लेकिन जब गांव का कोई न दिखा तो बाहर निकलने के लिए बाहर फुर्ती से फाटक की ओर बढ़े। स्टेशन की सीमा के बाहर ढलान के नीचे महाजन की दुकान के पास पहुँचे तो उसने टोका, इधर कहाँ तिवारी जी। काका चलते चलते बोले, गांव जा रहा हूँ महाजन, रुकना नहीं होगा, आज अकेले हूँ, इसी से तेजी है। राह तो बंद हो गई है। काका चलते चलते रुक गए। क्या कहा? इतने दिनों पर बलिया से लौटे हैं? 3 दिनों पर। गया था सुख को, पेशी हुई आज सोमवार को। तभी तो मालूम नहीं है, पानी तो पोखड़े तक चढ़ आया है। देखते नहीं, सारे लोग पटरी के किनारे किनारे पुल की ओर छाड़ा पकड़ने को बढ़ रहे हैं। छाड़ा चलने लगा क्या? खूब। चारों ओर ज्वार में पानी भर गया। अब भी छाड़ा नहीं निकलेगा। अब तो स्टेशन आना जाना और भी आसान हो गया। फुल से 4 पैसे सवारी। यहाँ बैठकर एकदम गांव पे उतरना। हमने भी कहा कि लोग पुल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। 3 दिन में सरेह डूब गई तो भगवान जाने आगे क्या हो। कहकर काका स्टेशन की ओर वापस मुड़े, जहाँ से पटरी के किनारे किनारे पूरब की ओर बढ़े। पुल पर पहुँचे तो केवल 2 छाड़ा बची थी, जिसमें 10-10, 12-12 लोग बैठे थे। 3 पहले ही भरकर आगे बढ़ गई थी। चौबेपुर, पियाराटा, रामपुर, अचलगढ़ी,
छेड़ी और अपने गांव बलिहार के चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता था। दूर तक फैली हुई इस अपार जलराशि को काका देखते ही रह गए। परसों आए थे तो सरेह में भदई लहरा रही थी और आज उसका नाम निशान तक नहीं। 7-7 फीट ऊंचे जोन्हारी जनेरा के पौधों की फुनगी तक नहीं दिखाई देती। चारों ओर गंगा का मटमैला उबलता जल हिलोरे मार रहा था। धन्य हो गंगा माता। काका ने झुककर किनारे से उंजली भर जल ले माथे पर चढ़ाया और डंडे के सहारे एक छारा पर चढ़ गए। छारा को पूरी सवारियां मिल गई तो एक मल्लाह अगली फेंक कर दूसरा पिछला फेंक पर बैठकर पतवार चलाने लगे। छप छप करता हुआ छारा मटमैले जल पर बढ़ चला। बड़ी आस थी कि युग युग का संकट अब दूर हुआ। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए काका बोले, कैसे तिवारी जी? सामने बैठे पटवारी शिव बालक लाल ने पूछा। बांध बंद जाने से आस थी कि इस साल पानी नहीं चढ़ेगा। हाँ, सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके यह बांध बंधवाया, लेकिन पानी के बेग को भला कौन बांध सकता है? पानी ने धक्का मारा, तेलिया नाला के पास बांध दरक गया और देखते देखते सरेहू में लबालब पानी। अपार जल पर पतवारों को छप छप के साथ पानी काटता हुआ छारा आगे बढ़ रहा था। जिधर देखो उधर ही जल। रेवती से आगे गोलाई में घूमी हुई रेलवे लाइन के चारों ओर जहाँ तक आंखें देख सकती थी जल ही जल दिखाई पड़ता था। 84 की जनेरा जोन्हारी की कचुह फसलें फुनगियों तक डूब गई थी। बस खेतों में जहाँ तहाँ खड़े बबूल के पेड़ ही दिखाई पड़ रहे थे। चौबे छपड़ा पहले पड़ता था। किनारे से सटकर मल्हारों ने छारा लगाया। 5-7 आदमी उतर गए तो मल्लाहों ने बाकी लोगों को इधर उधर सरक कर बैठने को कहा कि आगे पीछे और बीच का भार बराबर हो जाए। भार बराबर करके जब छारा आगे बढ़ा तो पीतम्बर लाल बोले, हमको तो पियरौटा उतारते चलते भाई। वाह, छारा पर सवारियां बैठी हैं दक्षिण के लिए, छारा जाए पश्चिम की ओर। काका बोल पड़े, चुप रहिए आप, मैं मल्लाहों से कहता हूँ। चोप चोप करोगे तो आकर पानी में उलट दूंगा। मल्लाह जैसे इनके बाप के नौकर हैं। हमने खेवाई नहीं दिया है क्या? खेवाई दिया है रामपुर में उतरने की, वहाँ से पैदल पियरौटा चले जाइएगा। अगर हम पैदल चलने लायक न हूँ तब बलिया से 3 पहियावा संग में ले आए होते। मुंशी पीतम्बर लाल गुस्से से लाल हो गए। देख लीजिए आप लोग कैसी बोली बोल रहे हैं ये बलिहार के तिवारी। काका हंसने लगे। 3 पहिरावा का नाम खराब लगता है तो अलग एक छारा पियरौटा के लिए किए होते। कौन कहे पैसे की कमी है, कानूनगो में अफरात की रकम तो काटे हो। छारा पिपराहा बाबा के पास पहुंचा तो नदी में झुकी हुई लंबी टेढ़ी डाल को पानी छू रहा था। काका के मुंह से अचानक निकल गया, बाप रे, 3 दिनों में पानी इतना बढ़ गया। बलिहार आ गया था। हिसाब से मल्लाहों ने किनारे वाले पीपल के पेड़ की सोरों से सारा सटा दिया। पीतम्बर लाल की बगल से काका उतरकर बोले, कहा सुनी क्षमा करना मुंशी पीतम्बर लाल। पीतम्बर लाल और भी चिढ़ गए। पीपल की सोरों से पतवारों को टेक दे। मल्लाह ने छारा का मुंह मोड़ दिया। छारा आगे की ओर बढ़ गया। ऊपर चंदन खड़ा था। काका ने टिकरी वाली गमछी उसे पकड़ा दी। आगे आगे चंदन, पीछे पीछे काका अपने घर के लिए चल पड़े। काका का निकसार में ताला डालकर जैसे ही खंड के लिए मुड़े कि सामने से आती हुई नेउर हजाम की औरत दिख गई। वह रुक गए। बड़ी थाली को अंगूठे से तोप कंधे पर टिकाए नाउन काका के पास पहुंची तो बोले, का है ठकुराइन? है का? ठकुराइन चुन्हा के यानी नखरे से बोली। काका को मौका मिल गया। आज तो लहरदार टिकुली साट के निकली हो। काका चुप हो मुस्कराने लगे। लेकिन नाउन भी एक तेज थी। भीतर से खुश हो लेकिन ऊपर से बिगड़कर बोली, तो का तुम पर साटी है? काका हंसने लगे। हम पर एक भी साट लेती तो हमारी किस्मत बन जाती। 20 साल से टुकुर टुकुर ताक रहा हूँ यह तीसी फूल की चुनरी। बाप रे बाप, जैसे तुम ही तो खरीद के दिए हो। हम
अरे एक बार इशारा कर देती तो तीसी फूल की जगह बनारसी साड़ी होती ठकुराइन। पर गसिया मलाहिन तो बनारसी साड़ी पहन पहन के ही मर गई। कहाँ परगसिया, कहाँ तुम, राम राम, तुमने भी किसका नाम लिया। हमारे लिए हमारा भतार है 40 के रणुआ, कुछ तो शर्म हाय करो। कौन कहे कि तुम ही बार बार बिटिया हो। नाती पोतों से घर भरा है, सिंगार पटार देखो तो जवान पतोहू से भी बढ़ चढ़ के। घर से निकल के कै सबका सिंगार पटारी निहार चलते हो। लो अपने घर का बैना, नाउन तो नक्कर बोली। बाप रे बाप, इस उम्र में भी हाव भाव जस का तस है। आगे जवाब देने के लिए नाउन रुकी नहीं। काका के हाथ में बैना पटककर झेंपती हुई नाउन आगे बढ़ गई। काका खंड चले आए। लगभग 12 बज रहे थे। आकर कुबेर के खंड में बैठ गए। खंड में लोगों की बातचीत से जाना कि दुबे छपरा के सहुआ की बेटी के ब्याह में नाच और नौटंकी दोनों आई है तो मन में गुदगुदी होने लगी। तभी बगल में बैठे बचनवा ने काका के कान में चुपके से कह दिया कि नाच देखने के लिए आज रात रघुनाथ की नाव खुलेगी। तो उनके मन में हिलोरें उठने लगी। लेकिन ठीक ठीक पता कैसे लगे। काका बेचैन होने लगे। पदुम तो पूछने पर दिल लगी करने लगता है। आज तक शायद ही किसी बात का सीधा जवाब दिया हो। काका जानते थे रघुनाथ की नाव खुली तो दल के पदुम, कृपाल, अनिरुद्ध और सुमेसर चारों के चारों गोल बांधेंगे। काका थोड़ी देर तक बैठे रहे पर रहा न गया तो बारी राम, कृपाल, अनिरुद्ध और पदुम के खंड में चक्कर काट आए। कृपाल के पेट में दर्द था। पदुम के बैल के सींग टूट गए थे। दूसरे गांव दवाई बंधवाने जा रहा था। अनिरुद्ध ने कहा कि उसके पैर में मोच आ गई है। सहुआ के घर नौटंकी आए चाहे बाइस्कोप, कौन देखने जाए। काका निराश होने वाले जीव न थे। रघुनाथ की पलानी में पहुंच ही गए। पलानी के आगे नीम तले रघुनाथ के बाप से मिलकर बैठे थे। स्पष्ट वक्ता होने के कारण दूसरे के मुंह पर ही बात मार देते थे। पद में काका के बड़े भाई लगते थे, इसलिए काका उनके सामने जाने में प्रायः कतराते थे। लेकिन नाच देखने की झोंक में वह सब कुछ भूल गए। काका को देखते ही मल्लिकार बोले, किधर से कुलबोरन। सरेह घूम के, बिना सोचे समझे काका ने जवाब दे दिया। भादों की बाढ़ में सरेह घूम के कि नाच के चक्कर में निकले हो। हमको तो रतौंधी होती है मल्लिकार, नाच से हमें क्या मतलब। 55 का मैं हुआ लेकिन सजलौके में अभी सुई में डोरा डाल दूं और तुम 40 में ही रतौंधी होने लगी तुमको। वाह रे कृपा निधान, नाच का नाम सुना कि बयाल्लाह। आगे नाक पीछे पगहा, अब तो छोड़ो। धर्मावतार खंड द्वार पर बैठने की अवस्था हुई। मिजाज नवाबी से भी बढ़ के। क्या देखे हो मल्लिकार जो ऐसा बोलते हो। मल्लिकार हंसने लगे। लंगोटी पहनते थे तब से तुमको देख रहा हूँ, हम ही से पूछते हो कि क्या देखे हो। 16 साल का भतीजा ओमकार घर में कुंवारा पड़ा है। यह नहीं होता कि घेर घार कर उसका ब्याह करा दे। आज यहाँ गनोई, कल वहाँ नाच, इससे फुर्सत मिले तब तो आगे की चिंता हो। दत्त तेरे की। क्षण भर इनके खंड में कोई आया नहीं कि लगे उपदेश छांटने। काका कुछ नाराज होते हुए बोले, लो चलो तुम्हारे खंड से। कोई पास आया नहीं कि लगे जहर उगलने। खंड के ऊंचे चबूतरे पर से काका नीचे उतर ही रहे थे कि घर से बैलों का दाना भूसी लेकर मल्लिकार के लड़के रघुनाथ आ गए। आंख नीची कर सामने बंधे बैलों को दाना चलाने लगे। दाना देख बैलों की घंटियां टुनटुनाई तो लोटा उठाकर मैदान जाते हुए मल्लिकार बोले, लो आ गए बबुआ जी, बतिया के तय तड़ाप कर लो, मैं तो काम से चला। मल्लिकार को जाते देख काका रुक गए, लेकिन रघुनाथ भी गुमसुम रहे। बात खुली नहीं तो काका फिर अपने खंड में चुपचाप लौट आए और ओमकार को माल गौरों के जल्दी जल्दी खिला पिलाकर चरण से हटा देने की सलाह दी। पितिया होते हुए भी अपने इस स्वभाव के कारण काका अपने भतीजे ओमकार से दबते थे। बैलों की नांद में भूसा डालते हुए ओमकार ने बोली फेंकी, आज बड़ी जल्दी मची है काका, कहीं का पायता है क्या। जल्दी क्या, बाढ़ बूढ़े का दिन है। अनहार होने पर मस माछी के मारे गोरू खाते हैं नहीं। एक दिन जरा जल्दी कह दिया तो पूछता है कहाँ का पायत है।
हो भी तो मानुष तन है, जानवर तो नहीं। अपने खंड से अनिरुद्ध सब सुन रहा था, वहीं से चिल्लाया, बड़े भाग मानुष तन पावा, कटे ना आज रात भर नौटंकी। अच्छा बरमेसर के बेटा, गौजी खेत कोड़ार की माल गुजारी तोर बाप ने टिकरी में झोंक दिया। अब पितिया से पिहुरी तुम न करोगे तो कौन करेगा। अनिरुद्ध चुप लगा गया। थोड़ी देर के बाद काका ने बसवार में से खरपतवार बीनकर गौओं पर लगने वाली मक्खियों और मच्छर भगाने के लिए धुआं कर दिया। उसके बाद घर चले गए और वहां से बना खाकर दिया बत्ती जलते जलते रघुनाथ के खंड की ओर बढ़े। फेर में थे कि मल्लिकार के रहते नाच देखने चलने की बातचीत कैसे होगी, किंतु पहुंचने पर जाना कि वह सांझ की गाड़ी पकड़ने को स्टेशन चले गए तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भीतर से प्रसन्न किंतु ऊपर से चुप। काका रघुनाथ के खंड के आगे नीम तले पड़ी हुई चौकी पर चुपचाप जा बैठे। उधर गोल में राय हो रही थी कि काका को आज छोड़ दिया जाए। मल्लिकार मुकदमे के लिए बलिया चले गए। अगल बगल के नवही नाच देखने जाएंगे ही, खंड सूना पड़ जाएगा। रात में कोई अगोड़ने वाला भी तो रहना चाहिए। रघुनाथ घर से आकर लौटे तो देखा काका जमे हैं। वह कुछ नहीं बोले और बैलों को चरण से हटाकर पलानी में बांधने लगे। तभी रघुनाथ के संगी रामकृपाल को काका पहचान तो न सके, लेकिन बोली से चिन्हकर बोले, कहाँ यारो, आज कहाँ की तैयारी है। रामकृपाल कुढ़कर बोला, काम न धाम, दिन रात नौटंकी। नाच देखने चलना हो तो आज अपनी नाव ले चलो। काका चुप रहे। बस रामकृपाल फिर बोला, दूसरे के ही कंधे पे बंदूक रखकर फैर करना जानते हो। अपनी नाव खोलने को कहा तो बोली बंद हो गई। साझे की नाव है बेटा, अबगा की नहीं है कि जब चाहे खोल दिया। साझे की है तो तुम्हारा भी तो हिस्सा है। नाच देखने का मन हो तो आज अपनी डोंगी ले चलो। सब दिन तो रघुनाथ की नाव पे जिलहरी काटते हो, एक रात अपनी ही रहेगी तो क्या कम मजा मिलेगा। काका फिर भी चुप रहे तो रामकृपाल बोला, चलना हो तो जल्दी बोलो, नहीं तो हम लोग चले। काका फेर में पड़ गए। बचाव का और कोई उपाय न सूझा तो बोले, अच्छा जाओ खोल लाओ, लेकिन ओमकार को पता न चले, नहीं तो सवेरे आफत कर देगा। खोल क्यों लावे, सब लोग आगे पिपरा बाबा के पास चढ़ जाना। रामकृपाल नाव खोलने चला। बाकी लोग पिपरा बाबा की ओर बढ़े। रतौंधी के कारण रात में काका को पूरी तरह दिखता नहीं था, इसलिए पिपरा बाबा के करीब 10 आदमी जुट गए, जिसमें ओमकार भी था। दुबे छपरा और बलिहार के बीच की दूरी पैदल चलने पर भी लगभग 2 मील की है, पर बाढ़ के दिनों में नाव से आने जाने के कारण राह सीधी हो जाती है, जिससे दूरी तो कम हो जाती है पर समय अधिक लगता है। बाढ़ के दिनों में बलिहार के चारों ओर 3-4 कोस में पानी फैल जाता है और इस हद के सारे गांव के बीच में जैसे नदी के द्वीप बन जाते हैं। सारी फसलें पानी में बह जाती, मवेशी चारा के लिए तड़प जाते, लोगों में त्राही त्राही मच जाती। किंतु गांव के चारों ओर बाढ़ का ठहरा हुआ जल महीने 1.5 महीने तक लोगों को नाव में विहार करने का एक अद्भुत सुख देता था। दिन में लोग छोटी छोटी डोंगियों में इधर उधर आते जाते, क्योंकि आने जाने का साधन सिर्फ ये डोंगियां ही रह जाती। किंतु इस फैले जल पर डोंगियों में रात में घूमने का सुख जिलहरी बाढ़ की और परेशानियां कम से कम रात भर के लिए तो भुला ही देता। चांदनी रात में छोटी छोटी डोंगियों में ढोलक और हारमोनियम के साथ गांव के नौजवानों का दल जब जिलेहिर को निकलता तो दृश्य देखते ही बनता। रात के लगभग 8 बजे नाच देखने वालों से भरी हुई बलिहार की डोंगी दुबे छपड़ा की ओर बढ़ी। पारी पारी सभी डोंगी खेते जा रहे थे। मील भर पहले से ही बारात के तंबू में जलते हुए दर्जनों पेट्रोमैक्स की रोशनी डोंगियों में भरे हुए नच देखुओं के मन में अपार उत्सुकता भर रही थी। पास पहुँचे तो देखा 2 बड़े बड़े तंबू नच देखुओं से खचाखच भरे थे। नाव पास की बसवाड़ी में बांध दी गई, जिसको जहाँ जगह मिली भीड़ में बैठ गया, लेकिन रघुनाथ काका के साथ बैठे। पैर तले डंडा दबाकर काका बैठे, पीछे रघुनाथ। सामने मंच पर का पर्दा अभी उठा नहीं था, इसलिए लोगों में कुछ बेचैनी सी थी। सहुआ की बेटी की बारात में 3 चीज, नौटंकी, नाच और थिएटर,
रात भर की मौज, ऐसा मौका जवार में कहाँ मिलता है। एकाएक पटाखा छूटा और धड़ाके की आवाज़ के साथ सामने का पर्दा उठा। नौटंकी शुरू हुई। ठाकुर की जवान बेटी ब्राह्मण के लड़के के साथ भागने की जिद कर रही थी। लड़का बार बार इनकार कर रहा था। अंत में जब लड़की ने कोई और उपाय नहीं देखा तो कहने लगी कि यदि वह उसे भगाकर नहीं ले जाएगा तो हल्ला मचाकर वह अपने घर वालों को बुलाकर उसकी दुर्गति करा देगी। सामने मंच पर ब्राह्मण का लड़का पेशोपेश में पड़ा हुआ था। लड़की अपने भयंकर रूप में खड़ी हुई लड़के के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। काका, रघुनाथ पीछे से बोले, का है रे, देख रहे हो कि नहीं? देख रहा हूँ बेटा, कैसा कलिकाल लगा है, धर्म का नाश हो गया है, वाह रे तेरिया चरित्र। मंच पे लड़का ठाकुर की बेटी को पद्य में उत्तर देने लगा। काका दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को बगल से घेरकर नौटंकी देखने में जुटे। लगभग 2 घंटे के बाद रघुनाथ चुपके से उठे और डोंगी को हटाकर दूसरी बसवारी में बांधकर फिर अपनी जगह पे आके बैठ गए। काका नाच देखने में वैसे ही तन्मय थे। थोड़ी देर के बाद काका की देह में नीचे से रह रहकर रघुनाथ चिकोटी काटने लगे। 2-3 बार तो काका ने समझा कि नीचे कोई चीज़ गड़ रही है, इसलिए हाथ से आगे पीछे की देह नीचे से झाड़ दी। थोड़ी देर के बाद रघुनाथ ने फिर चिकोटी काटी तो इस बार कुछ क्रोध में घूमकर काका ने पीछे की ओर देखा। रघुनाथ ने पूछा, क्या है? मालूम नहीं, पीछे से कोई खोद रहा है। लोग नाच देखने आए हैं कि तुमको खोदने? जहाँ जाते हैं वहीं खड़मंडल डाल देते हो। चुपचाप अपनी जगह पे बैठो। काका फिर मंच की ओर देखने लगे। रघुनाथ ने फिर वही हरकत की। काका ने आओ देखा ना ताओ पैर के नीचे दबाया हुआ अपना डंडा निकाला और बिजली की तरह घूमकर अपने पीछे के लोगों पे 2-1 बार बरसा दिया। किसी के कंधे, किसी के कनपट्टी, किसी के सिर पे चोट लगी। क्रोध में लोग एकाएक खड़े हो गए। गाली गलौज और बैठो बैठो की आवाज़ें आने लगी। कौन बैठता है? तंबू में हुड़दंग मच गया। रघुनाथ ने काका की बाह पकड़ी और फुर्ती से तंबू के बाहर खींच लाए। पीछे बैठे हुए लोग आगे के खड़े हुए लोगों से बैठ जाने के लिए चिल्लाने लगे। झगड़ा दूसरे लोगों में बढ़ने लगा। नाटक बंद हो गया। 10-15 मिनट बाद लोग अपनी जगह पर बैठ गए। रात के लगभग 2 बज रहे थे, किंतु ललचाई आंखों से काका मुड़ मुड़ कर तंबुओं की ओर देख रहे थे। रघुनाथ उन्हें गांव चलने को विवश कर रहे थे। रहा न गया तो काका बोले, थोड़ी देर और देखा जाए यार, रात भर नाच देखो, उधर कोई नाव खोल कर ले गया तो माला जपोगे। और काका की बाह पकड़कर बसवारी की ओर खींचते हुए रघुनाथ बोले, चलो झटपट निकला जाए, नहीं तो गांव के लोग डोंगी पर लद जाएंगे। बेबसी में काका वापस चले। नाव पर आए हुए बाकी लोग अपनी जगह से ही काका और रघुनाथ को ताड़ रहे थे। नाव की ओर इन्हें बढ़ते देखा तो तंबू में से उठकर वे लोग भी पीछे पीछे चले। पहली बार जहाँ नाव बंधी थी वहाँ पहुँचने पे नाव नहीं मिली तो काका के प्राण सूख गए। नाव कहाँ है रे? जाओ खूब नाच देखो, रघुनाथ ने ताना मारा। आखिर गई कहाँ? यहीं तो बांधकर हम लोग गए थे। ढूंढो यारो ढूंढो, कोई सुई डोरा तो नहीं है जो मिलेगा नहीं। देखो रस्सी टूटकर अगल बगल तो बह नहीं रही है। रघुनाथ कृत्रिम ढंग से बिगड़े। तुम्हारी 4 आंखें हैं तो ढूंढो। काका को पसीना छूटने लगा। डर के मारे कांपते हुए बोले, अब क्या होगा रघुनाथ? रघुनाथ क्या बतावे, अकेले वही तो चढ़ के आए नहीं थे, और लोगों से क्यों नहीं कहते हो? 4-5 मिनट वैसे ही खड़ा रहने पे काका सिर पकड़कर बैठ गए। गोल के बाकी लोग अंगोछे से मुंह तोपकर हंस रहे थे। नाव अगर ना मिली तो सुन लो, रघुनाथ गले में अंगोछा कस के प्राण दे दूंगा। नाच देखने तुम आए, प्राण दोगे रघुनाथ पर? नाव न मिली तो क्या होगा? बगल में खड़े बिहारी ने बात कसी। रघुनाथ ने बिहारी को इशारा किया और बिहारी बगल की बसवारी में बंधी नाव थोड़ी देर में खोल लाया। आते ही काका से बोला, बाप रे बाप, न जाने कितनी दूर बह गई थी। लो नाव चढ़ाते समय तो ना नुकुर करते हो, लेकिन मौके पर बिहारी ही काम आते हैं। काका की देह में जैसे जान आ गई। काका नाव पे बैठे, उनके पीछे 10-12 लोग भर भरा कर चढ़े। नाव बलिहार को मुड़ी। बाढ़ के ठहरे जल पर चांदनी का चंदोवा तना था। नाव तेज चाल से बढ़ रही थी क्योंकि सभी घर पहुंचकर सोना चाहते थे।
इसलिए लग्गी तेजी से मार रहे थे। 2-2, 3-3 कोस की दूरी पर चारों ओर स्थित गांवों के बीच के खेत में बाढ़ का फैला हुआ जल एक बड़ी सी झील की तरह लग रहा था। शांत, निस्तब्ध, सफ़ेद रात। हल्की हल्की पछुआ काका को नींद आने लगी।